Hello, my dear students and friends. So, welcome back to the series of video classes for the subject of physics. And today we are going to start the next unit, which is electromagnetic induction and alternating current. Students, this is unit number 4 in our syllabus of physics class 12. And this unit is approximately of 8 to 9 marks weightage in our exam of theory. 70 मार्क्स का एग्जाम हमारा थ्योरी का होता है फिजिक्स का, वहां पर इसका वेटेज राउंड अबाउट 8 to 9 मार्क्स का होता ही है. मींस अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 11 to 12% के आसपास ये यूनिट हमारा वेटेज रखती है थ्योरी के हिसाब से. ओके स्टूडेंट्स, सो ओवरऑल अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. You cannot neglect this unit. Okay, so we start this unit today with the first lecture, that is the lecture number 1. So students, ये यूनिट हमारी दो पार्ट्स में होती है. The unit is divided in two parts. Part 1 is electromagnetic induction, जिसको हम शॉर्ट में EMI बोलते हैं, electromagnetic induction, which we are going to start today. Part 1 is electromagnetic induction, which we are going to start today only, and the next part is alternating current, okay, which will be started later. So electromagnetic induction, आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक भी यही रहेगा, electromagnetic induction, and second topic we will try to include today will be magnetic flux. So let's start with the topic of electromagnetic induction in our lecture number 1 for the fourth unit of our syllabus, which is electromagnetic induction and AC. Short में बोले तो EMI and AC. Okay. So what is electromagnetic induction? इसको अटेम्प्ट करने से पहले अभी तक हम अपने फिजिक्स के सिलेबस में क्या चीजें पढ़ रहे हैं उनका एक जनरल व्यू देख लेते हैं. देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या पढ़ा आपने? मेन थीम ऑफ द यूनिट चार्जेस एट रेस्ट. आपने जो मेन थीम थी इस यूनिट की वो थी चार्जेस एट रेस्ट, और चार्जेस एट रेस्ट के साथ जो एक मेन प्रॉपर्टी वहां पर थी दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्जेस रेस्ट पर हो या ना हो उनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है. ओके, this was the main property which you had studied in the unit of electrostatics, charges at rest. ये था वहां पर. उसके बाद सेकेंड यूनिट the unit was current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़े चार्जेस इन मोशन, और जिस वेलोसिटी से वो चार्जेस मोशन में थे, आपको याद है उस वेलोसिटी का नाम? Yes, the name of the velocity is drift velocity. Charges in motion आए तभी तो आपने उसको बोला करंट. यही था ना, चार्जेस इन मोशन इट इज नोन एज करंट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट. और जिस वेलोसिटी से वो मोशन में थे दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, और ये क्या थी? यूनिफॉर्म. ये एवरेज मोशन यूनिफॉर्म था. याद होगा आपको कि एक्सेलरेशन होने के बाद भी इन स्पाइट ऑफ हैविंग एक्सेलरेशन ये मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता एज अ रिजल्ट. ओके, क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द कॉलिजंस. जैसे मोशन एक्सेलरेट होता है वहां कॉलिजंस हो जाते हैं, जैसे मोशन एक्सेलरेट होता है फिर से कॉलिजन हो जाते हैं, सो दैट velocity keeps on decreasing again and again. So on an average ये यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd. ओके, तो चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो उसका एक इफेक्ट था करंट. ओके, थर्ड वन था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये था थर्ड वन. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है कि जब चार्ज फ्लो करता है उससे करंट आता है, उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास. मींस मूविंग चार्जेस, ये मूविंग चार्जेस ना,
मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। ओके, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम, ये हमारा यहां पर स्टडी का मेन थीम था। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड around them and this was first observed by Oersted। ऑस्टेड ने इसको पहली बार ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट ने इस पे काम किया वो कुछ साइंटिस्ट बायोट सेवर्ट या एम्पियर, ये साइंटिस्ट सब इस फील्ड में काम कर चुके हैं। ओके, देखो ये वाला फिनोमेना जो डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने कि मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये फिनोमेना एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था फिजिक्स में डिस्कवरीज को लेकर। क्यों था ऐसा? क्योंकि इससे पहले समझा जाता था कि मैग्नेटिज्म का सोर्स सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मैग्नेटिज्म ही होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म ही होता है। ओके, करंट को कभी ऐसा सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म सोचा ही नहीं गया था इस चीज के डिस्कवर होने से पहले। जो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था 1820 के आसपास। ओके, सो जैसे ही मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये फिनोमेना डिस्कवर हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ये जो पहले अलग अलग फिनोमेना माने जाते थे, पहले बिल्कुल इनको अलग अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स माना जाता था। इस फिनोमेना के डिस्कवर होने के बाद से ही साइंटिस्ट को ये रियलाइज हो गया था कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है एक दूसरे से, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, एंड दिस वाज वेल प्रूव्ड बाय ऑल दीस फिनोमेना कि जहां पर भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, मतलब जहां पर भी मूविंग चार्जेस होते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ओके, सो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैग्नेट मतलब मैग्नेटिज्म, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अब हम अपने फोर्थ यूनिट की तरफ चलते हैं, which we are going to start today। फोर्थ यूनिट EMI एंड AC। EMI एंड AC में यहां जो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज दिस? जब एक बार साइंटिस्ट ने ये देख लिया कि मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिज्म आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, सो दे थॉट कि क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा? क्या नेचर इस चीज को अलाउ करता है, इस तरह की रिलेशनशिप को अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आ सकता है। देखो मूविंग चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म आ सकता है तो क्या नेचर इस चीज को अलाउ करता है कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाए? इस चीज के ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत सालों तक स्टडी की। ठीक है, and the studies began right after this discovery। ये डिस्कवरी कब हुई थी? 1820। ये डिस्कवरी कब हुई थी? 1820 बाय ऑर्स्टेड। और इसके बाद जो साइंटिस्ट इस फील्ड पर सबसे पहले काम कर रहे थे वो थे नंबर 1, जो कि बहुत ही फेमस है, माइकल फैराडे, और नंबर 2 हेनरी। आई थिंक द कंप्लीट नेम इज जॉन हेनरी। ओके, ये साइंटिस्ट लगभग 1831 में ये शो करने में सक्सेसफुल रहे कि यस, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। और उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए अगर हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। समझ में आया आपको कुछ? अब वो कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को फॉलो करना कंपलसरी है? विदाउट फॉलोइंग दोस कंडीशंस हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वो कंडीशंस हमको आगे पढ़ने होंगे, उन कंडीशंस को आगे पढ़ेंगे तो हमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा एक तरीके से अभी तक यहाँ थर्ड तक तो ये जनरल ओवरव्यू था जो आपने अभी तक पढ़ लिया है, थर्ड यूनिट तक। ओके,
और एंड यू मस्ट रियलाइज कि थर्ड यूनिट तक आपने अब तक अपने फिजिक्स सिलेबस का कितना पोर्शन कंप्लीट भी कर लिया है। Students, we have almost completed 33% of our syllabus till now, unit third तक. Okay, almost 33% we have completed, and we are proceeding forward. Okay, so we will start with EMI. Let me rub the board. So students, let's start with electromagnetic induction. We can realize electromagnetic induction as the reverse of magnetic effects of current. Okay, देखो क्या होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में मूविंग चार्जेस है। मूविंग चार्जेस मतलब करंट, और करंट के आसपास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब इसका रिवर्स, क्या मैग्नेटिक फील्ड से मूविंग चार्जेस आ सकते हैं? मूविंग चार्जेस मतलब करंट, ठीक है, मूविंग चार्जेस मतलब करंट, करंट या फिर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। क्या मैग्नेटिक फील्ड से ये आ सकता है? और अगर आ सकता है तो किस तरह से आ सकता है, वो कौन से कंडीशंस हैं? ओके, सो दिस फिनोमेना अंडर द कंडीशंस जो अभी हम बोलने वाले हैं इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड किसके पास होता है? एक एग्जांपल अगर बोले हम, एक बार मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक। सपोज आई एम हैविंग अ बार मैग्नेट, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज अ बार मैग्नेट। ओके, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट यूनिट में कि करंट कैरिंग कॉइल, इफ दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल, दिस करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये पढ़ा था ना, it produces magnetic field, and if the direction of the current is clockwise, then according to right hand thumb rule, the direction of the magnetic field produced on its axis is towards the loop, okay, clockwise current carried towards the loop, ये आपने पढ़ा। सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल, कैरिंग करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इसकी एक्सिस पर यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रिवर्स करते हैं। रिवर्स कैसे होगा? इसकी एक्सिस पर हम पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड ले आते हैं, ओके, किसी और सोर्स से। वो सोर्स क्या है? एक बार मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट। ओके, इस बार मैग्नेट को मैंने इसकी एक्सिस पर रखा और इसकी एक्सिस पर इसके पास रखा, सो दैट दिस लूप, नाउ दिस लूप इज नॉट अ करंट कैरिंग लूप। अब ये करंट कैरिंग लूप नहीं है, इट इज अ सिंपल लूप, इसमें कोई बैटरी नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ सिंपल लूप, it is a simple wire formed in round shape, folded in round shape. Okay, इस करंट कैरिंग, इसको करंट कैरिंग लूप आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो इट इज अ सिंपल वायर फोल्डेड राउंड इन शेप, ये एक लूप है, ओके, और इसकी एक्सिस पर मैंने एक बार मैग्नेट को रखा है, दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेट। क्या इस मैग्नेटिक फील्ड से अब रिवर्स हो पाएगा? क्या इसके अंदर करंट आएगा? देखो, जब ये करंट कैरिंग था, इसने तो अपनी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करा दिया था। अब ये बार मैग्नेट इसकी एक्सिस पर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करा पाएगा? इट इज नॉट लाइक दिस, ओके, इट इज नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं है। अभी कुछ कंडीशंस फुलफिल करने होंगे अगर आपको ये काम करना है, ओके, वो कंडीशंस जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कंडीशंस क्या हैं? व्हाट आर दोस कंडीशंस? पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन करते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि वो कंडीशंस क्या है। सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमेना ड्यू टू व्हिच
इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ लूप ऑफ वायर, इन अ लूप ऑफ वायर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स linked with this loop, by changing magnetic flux linked with this loop. Okay, this is the definition of electromagnetic induction. Now a new term in this definition is magnetic flux. जब तक आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझ नहीं आएगा, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वो क्या कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करने हैं वो समझ नहीं आएंगे. ओके, वो समझ नहीं आएंगे. सो मैग्नेटिक फ्लक्स अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, लेकिन अभी यहां पर इन शॉर्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है. बेटा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इफ यू रिमेंबर इट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलरली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फॉर्मूला था E into A into cos थीटा. याद आया? बिल्कुल सेम. इन द सिमिलर वे वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स. सिमिलर वे. ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ये होती है. ठीक है, अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे, क्या ये बार मैग्नेट इस लूप ऑफ वायर में करंट प्रोड्यूस करा पाएगा? नहीं करा पाएगा. कैसे चेक करते हैं इसको? करंट बेटा जिस वायर में भी आपको करंट चेक करना है उस वायर में आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें. अगर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर विल शो द रिफ्लेक्शन, जैसे हमने पहले पढ़ा था. तो इसमें कहीं ना कहीं हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा तो इट मींस करंट इज देयर, नहीं आएगा तो करंट इज नॉट देयर. ओके, सो जब तक मैंने इस बार मैग्नेट को, व्हिच इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप के पास रखा, लूप ऑफ वायर, इसमें गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट कर लिया. आप ये मानकर चलें. ओके, गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आती है. व्हाई? बिकॉज द डेफिनेशन सेज कि इसके साथ जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिस लूप में आप करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है. जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक इसमें करंट या ईएमएफ नहीं आएगा. दिस इज द डेफिनेशन. ये डेफिनेशन है. ओके, नाउ व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स? इट मींस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस करंट और ईएमएफ इन दिस कॉइल. ओके, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना ही सफिशिएंट नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड से करंट या ईएमएफ बनाने के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना ही सफिशिएंट नहीं है. कुछ और भी कंडीशंस हैं. क्या कंडीशंस हैं? कि मैग्नेटिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है उसका चेंज होना कंपलसरी है. अगर वो चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट आएगा. वो चेंज नहीं होगा, वो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा लिंक्ड विद दिस कॉइल. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड चेंज नहीं होगा तो इस कॉइल में कोई करंट और कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. दिस इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो मैंने आपको बोली दी है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलरली, इट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, तो अभी हमको मैग्नेटिक फ्लक्स भी करना होगा. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वो ये है कि करंट और EMF is produced in a coil. देखो कॉइल के ऊपर देखो, करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? एक क्लोज सर्किट. कॉइल एक क्लोज सर्किट होता है. ओके, कॉइल इज अ क्लोज्ड सर्किट. दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट. ओके, एक स्ट्रेट वायर क्लोज सर्किट नहीं है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता. हाँ, उसमें EMF आ सकता है. EMF आने के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी नहीं होता. ओके, so current or EMF is produced in a coil only when magnetic flux linked with this coil changes. Okay, this is very important. This is important. ये हमारी डेफिनेशन से आया है. ओके, ये हमारी डेफिनेशन से आया है. और मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से आता है? नो डाउट मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड से ही आता है, फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड.
बट देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स जिनके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। ये कॉइल के एरिया में भी डिपेंड करता है, एरिया पर। ये कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ magnetic field B. Okay, so there are four factors on which this magnetic flux is depending. So it means there are four ways in which this magnetic flux can be changed. There are four ways in which this magnetic flux can be changed. Okay, and by changing the magnetic flux linked with a coil, अगर इस कॉइल के साथ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है और वो आप चेंज करा सकते हैं, करा पा रहे हैं, तो इस कॉइल के अंदर इट इज अ क्लोज सर्किट, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। देखो इस कॉइल में कोई सोर्स ऑफ करंट, कोई सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बैटरी या कोई जनरेटर नहीं है, फिर भी आप इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराकर करंट फ्लो करा पा रहे हो। दिस इज द रिवर्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ करंट। ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ करंट का रिवर्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ करंट क्या था कि मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड आता है, उसका रिवर्स क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस कराया जा सकता है। ओके, प्रोवाइडेड दैट जिस कॉइल में आप करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं वो एक क्लोज सर्किट होना चाहिए, अदरवाइज करंट तो नहीं आएगा, ईएमएफ फिर भी आ जाएगा। ओके, so if you wish to note down any point from this board, you may copy down, then I am going to run this board. And now students, the second heading, the second topic of the lecture is magnetic flux. Magnetic flux. So ये सब EMI part में ही चलेगा, because the unit has two parts, EMI and AC. So EMI वाले part में, now the next heading is magnetic flux. Okay, so magnetic flux, what is magnetic flux? Number of magnetic field lines crossing a given surface area normally या perpendicularly denotes magnetic flux. Mathematically it is given as, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई सरफेस है, सरफेस एरिया है, इस सरफेस का नॉर्मल ये नॉर्मल है, नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यही डिनोट करेगा इस सरफेस का एरिया वेक्टर। ओके, नॉर्मल कैन डिनोट द एरिया वेक्टर ऑफ अ गिवन सरफेस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड मींस दे आर एट एन एंगल थीटा with a normal to the surface. Okay, so अभी हमें क्या करना होगा, हमें इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये B है अगर, तो ये क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट होगा, दिस मच B cos थीटा। दिस इज इफेक्टिव, यही इफेक्टिव है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली, ये तो नॉर्मली नहीं जा रही, तो इसका कौन सा कंपोनेंट नॉर्मली जा रहा है, B cos थीटा, where theta is the angle between normal to the surface and direction of magnetic field. Okay, so mathematically flux, कौन सा flux, magnetic flux linked with a surface having area A placed in a magnetic field B is given as, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फाई से डिनोट करेंगे, लेकिन नीचे छोटा b लिख देंगे, क्योंकि फाई ही सिंबल यूज किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए और फाई ही सिंबल यूज करने वाले हो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो सिंबल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम नीचे b लिख देते हैं। इट इज magnetic field into area into cos theta. Actually B cos theta is that component of magnetic field which is effective over here, okay, which is passing in a direction perpendicular to the surface of the coil, वो B cos theta है, और इस एरिया से पास हो रहा है A,
द एरिया ए ऑफ दिस सरफेस, जो ग्रीन सरफेस आपने बनाया है इस सरफेस का एरिया, ओके, इस सरफेस का एरिया ए। मैथमेटिकली आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो। सो कोई सरफेस एरिया है ए, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, and B is the magnetic field in which it has been kept। तो तीन फैक्टर्स आ गए। अभी मैंने एक फैक्टर बताया था नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अभी कॉइल नहीं है ना, अभी कॉइल नहीं है, इसलिए वो नंबर ऑफ टर्न्स वाला फैक्टर भी नहीं है। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एंड दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस, ओके, और क्लोज सरफेसेस, ओके, ओवर ओपन सरफेसेस। इस तरह से इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में। सो ये फॉर्मूला हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हो गया। नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इसकी भी यूनिट रखो, इसकी भी यूनिट रखो। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, कॉस it is a unitless quantity, cos trigonometric function है। so this is the unit of magnetic flux, जिसको हम बोलते हैं वेबर। वेबर was a name of a scientist जिसके ऑनर में इसका यूनिट का नाम रखा गया है, ठीक है। तो इट मींस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर है, 1 वेबर को आप कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन 1 वेबर, देखो यहीं से डिफाइन हो जाएगा, डिफाइन 1 वेबर। अगर 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया से 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर जाता है नॉर्मली, इन सब चीजों को बंद करना है ना आपने, ये फॉर्मूला है मेरे पास, phi b is equals to b into a into cos theta। cos 0 1 होता है, 0 एंगल मतलब नॉर्मली, एरिया 1 b 1, तब जाकर इसका आंसर भी आएगा 1। 1 Weber is equals to 1 Tesla into 1 meter square into cos 0। So it means we can define it like this, that if a magnetic field of 1 Tesla crosses an area of 1 meter square perpendicularly, then the magnetic flux linked with that area is 1 Weber। Then the magnetic flux linked with that area is 1 Weber। Okay, this is the definition for 1 Weber। CGS यूनिट भी होती है इसकी, CGS यूनिट को हम क्या बोलेंगे? अच्छा, वेबर का सिंबल होता है कैपिटल W स्मॉल b। द सिंबल फॉर वेबर इज कैपिटल W स्मॉल b, वेबर। ओके, नाउ द CGS यूनिट, CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट इज मैक्सवेल। मैक्सवेल CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, CGS unit of magnetic field is Gauss and CGS unit of area is centimeter square, okay, and cos theta is again a dimensionless quantity। ये Maxwell होता है, this is Maxwell and we can define Maxwell as well। Maxwell के लिए सिंबल होता है कैपिटल M स्मॉल x, so 1 Maxwell is equals to 1 Gauss into 1 centimeter square into 1 cos 0 1 ही करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी कर रहा हूं, ठीक है, cos 0 1 मतलब नॉर्मल। so it means magnetic flux linked with the surface of 1 centimeter square will be 1 Maxwell if a magnetic field of 1 cos is crossing that area of 1 centimeter square in a direction perpendicular to its surface, cos 0। okay, ये हो गया 1 Maxwell। और रिलेशनशिप भी है वेबर और मैक्सवेल के बीच में, वेबर एंड मैक्सवेल के बीच में रिलेशनशिप है 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स में 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल्स होते हैं। ओके, या रिवर्स भी आप कह सकते हो कि 1 मैक्सवेल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 वेबर। इन रिलेशंस को याद रखिएगा, कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यू मे कॉपी डाउन। So students, we have studied the concept of electromagnetic induction,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना का क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है, डेफिनेशन में ही कॉन्सेप्ट शिफ्ट होता है। उसके बाद हमने क्योंकि डेफिनेशन में एक टर्म आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, सो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया के साथ कैसे लिंक्ड होता है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है वो भी हमने आज देख लिया है। बेसिकली दिस लेक्चर 1 ऑफ द यूनिट 4 इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर यू। ओके, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिससे कि आपको समझ आ गया है कि फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और ये किस तरह से किसी सरफेस के साथ लिंक्ड हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर टुडे and wish to see you with the new energy in the next lecture. Till then, bye bye.